जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है SCMTS का और इसका एग्जाम डेट आपका निकल चुका है। इसका एग्जाम डेट 4 फरवरी से स्टार्ट है। आपका MTS का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट है और अभी तक जो कुछ नहीं पढ़ाई की है या जो पहली बार SCMTS का एग्जाम देने जा रहे हैं, आज का यह क्लास उनके लिए ही होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको MTS में आने वाले 4 फरवरी के दिन आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन देने वाले जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है, या कभी कभी बड़ा महासागर को गहरा महासागर भी दे देता है। क्या दे देता है? गहरा महासागर भी दे देता है। तो याद रखिएगा कि इससे बड़ा महासागर या गहरा महासागर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हम लोग प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं? गहरा महासागर कहते हैं या बड़ा महासागर कहते हैं। पृथ्वी का पूरा सबसे बड़ा महासागर या गहरा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में मान लीजिए कि ये सवाल न पूछ दे कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर का क्या है? क्षेत्रफल है। यह क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा कहे या गहरा कहे, दोनों बात सेम है। बड़ा कहेगा फिर भी प्रशांत महासागर, गहरा कहेगा फिर भी क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अगर मान लीजिए कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पूछ दे, तो याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। काफी VVI क्वेश्चन है, एकदम आपके एग्जाम में आएगा। संविधान से आपके MTS के एग्जाम में आपको बता दे तो 4-5 प्रश्न आपके MTS के एग्जाम में संविधान से पूछा जाता है। तो संविधान से क्या प्रश्न कह रहा है? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? और सेम हूबहू यही प्रश्न हिंदी इंग्लिश सेम आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश आपके एग्जाम में भी प्रश्न इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो बताइएगा भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान को अपनाया गया था। याद रखिएगा भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान को अपनाया गया था। अब आपके एग्जाम में क्या सवाल बनेगा? इसको बनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को तो इसको अपना लिया गया था, यानी पूरे देश में लागू कर दिया गया था। लेकिन इसको बनाया कब तक गया था? तो संविधान बनकर जो तैयार था वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान बनकर तैयार था। इसको बनने में जो टोटल समय लगा था वह समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का इसका समय लगा था। याद रखिएगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय संविधान को बनने में लगा था। इस बात को याद रखिएगा। ये सीधे आपके MTS के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ज्यादातर आपके एग्जाम में क्या पूछता है? करंट अफेयर्स पूछता है। आपके एग्जाम में ज्यादातर MTS के एग्जाम में 10 से ज्यादा प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी हम आपको करवा देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे आइए। एक मिनट, हाँ। 3 नंबर और भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कोई बच्चे बता सकते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर कोई बच्चे बता रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? विलियम बेटिंक। यहाँ पर कौन हो जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल? विलियम बेटिंक हो जाएंगे। इसका शासन काल पूछेगा कि यह कब तक शासन किए, तो याद रखिएगा ज्यादा नहीं किए थे, 1833 से 35। 1833 से 35 तक यह शासन किए थे। याद रखिएगा। अब इसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्या सवाल बनता है? बंगाल विभाजन किसने करवाया था? किस गवर्नर जनरल ने या किस वाइसराय ने बंगाल विभाजन करवाया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन उस व्यक्ति का नाम था। और कब करवाया था? जिनको पता है बताइए, तो कब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था? तो काफी राइट आंसर आ रहा है 1905 ईस्वी में आपका क्या करवाया गया था? बंगाल विभाजन करवाया गया था। याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब करवाया गया था? 1905 ईस्वी में। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने आपका करवाया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे चलिए।
आपका 4 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्या कह रहा है सवाल है, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सभी को मताधिकार कब लागू किया गया, मतलब सभी को वोट देना है। पहले क्या था, पहले जब शुरुआत हुआ था तो सिर्फ पुरुष वोट देते थे, यानी जो पुरुष लोग हैं वही वोट देते थे। लेकिन फिर सार्वभौमिक मताधिकार लागू कर दिया गया कि महिला भी वोट दे सकती है, जिनका उम्र, पहले तो इसका उम्र 21 साल था, लेकिन फिर घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, कि जो 18 वर्ष से हो जाएंगे वह अपना मत डाल सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका कब लागू हुआ था, सार्वभौमिक मताधिकार कब लागू हुआ था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। सीधे आपके एमटीएस के एग्जाम में यह प्रश्न टकरा सकता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका एग्जाम मतलब अब टाइम नहीं बचा है तो ज्यादा मेहनत कीजिए। देखिए, वही लोग जागते हैं जिनको कुछ पाना रहता है, रात को वही लोग जागते हैं जिनको कुछ पाना रहता है। ठीक है ना, तो आप लोग भी रात को जगिए, मेहनत कीजिए, सुबह दिन रात जो भी वो लगा दीजिए, क्योंकि 4 फरवरी अब ज्यादा दूर नहीं है। 4 फरवरी आएगा, अगर इसमें एग्जाम निकाल लेते हैं आप, आपका क्लियर हो जाता है, आपका नौकरी लग जाता है, तो सबसे ज्यादा जो चेहरे पे खुशी आएगी आपके मम्मी पापा के आएगा। और जो आपको गर्व होगा वो असहनीय होगा, उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आपको गर्व होगा अगर आप नौकरी लग जाता है, जब आप अपने मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी देखेंगे, तो जो आपको गर्व होगा वो आप कहीं पर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, और हम तो आपके पीछे खड़ा है, आपके बड़े भैया की तरह, जो आपको डेली रिवीजन करवाएंगे एमटीएस क्लास का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका डेली रिवीजन इसी चैनल पर होगा। ठीक है ना, तो दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेली आपके बड़े भैया यानी कि हम में डेली आपका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो सार्वभौमिक मताधिकार कब लागू हुआ था, 1952 ईस्वी में लागू हुआ था। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, सार्वभौमिक मताधिकार कब लागू हुआ था, 1952 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलिए, अगला नंबर जो प्रश्न है सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, कोई बच्चे बता सकते हैं, जिनको पता है जवाब दीजिए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ये एक बच्चे का आ रहा है जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल राइट आंसर, जलवायु परिवर्तन होगा। बताइए, तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, क्या होगा, सुनामी का जो प्रमुख कारण है, सुनामी सबसे पहले आता का एक क्लियर कीजिए, तो सुनामी सबसे पहले क्लियर कीजिए कि ये आता है समुद्र में। सुनामी सबसे पहले कहाँ आता है, समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। तो समुद्र में जब भूकंप आएगा तभी आपका सुनामी उत्पन्न होता है, तो यानी ये भूकंप से। सुनामी किसके कारण आता है, भूकंप से आता है। जब समुद्र में भूकंप आता है तब सुनामी निर्माण होता है, यानी सुनामी का उत्पत्ति होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आप उसका जवाब कमेंट में देते चलिए। हम लास्ट में आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को यहाँ पर सही किया। मतलब अब सबसे पहले तो जीके के आपको 30 प्रश्न करवा देंगे, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, उसके बाद मैथ देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश देखेंगे। तो कोशिश कीजिए कि 30 में से आपका कम से कम यहाँ पर 15 सवाल सही हो जाए। 30 में से लगभग कितना आपका सवाल सही हो जाए, 15 आपका सवाल सही यहाँ पर हो जाए। ठीक है, अगर 15 सवाल आप सही कर लेते हो, यकीनन मानिए कि आपका रिजल्ट इस बार पक्का होगा। ठीक है, तो आगे चलिए, अगला नंबर, एक मिनट, अगला नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्या सवाल कह रहा है, ब्रिटिश भारत में, जो ब्रिटिश भारत था, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था, जो 1857 का विद्रोह था वह किसने शुरू किया था, काफी इंपोर्टेंट है। तो ये तो सबसे पहले मंगल पांडे का इसमें नाम आता है, क्योंकि मंगल पांडे एक सैनिक थे, और अंग्रेज क्या कर रहा था कि सैनिक को जो चर्बी ये सबसे जो बंदूक बनता है, जो खोल बनता है, वो दे रहा था। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विद्रोह मतलब विरोध किया था। ठीक है, तो वही 1857, फिर वहीं से 1857 की क्रांति शुरुआत हो गया, जिसको हम लोग कभी कभी सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछ दे सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में हुआ था। अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आपको सही करना है, इसका मंगल पांडे का सबसे ज्यादा नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे व्यक्ति थे, तो जैसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। यह दिल्ली से विरोध कर रहे थे, दिल्ली से विद्रोह कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रहे थे, याद रखिएगा।
और मंगल पांडे मेरठ से विरोध कर रहे थे और सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था, फिर दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई डाउट है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं और आप लोग बता सकते हैं कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है या अच्छा लग रहा है। एक बार कमेंट में जरूर लिखे तो आपको क्लास मेरा कैसा लग रहा है। अगर बता दीजिएगा कि क्लास अच्छा लग रहा है तो डेली आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्लास जो कि सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन लाएगा। तो बताइए एक बार आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे आइए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 7 नंबर सवाल को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऐसे तो ये सवाल आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मात्र 2 बार पूछा जा चुका है। ये सवाल कितना बार, 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, मतलब राष्ट्रीय खेल से एक प्रश्न आपके एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए तो फटाफट क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। 7 नंबर का हम इंतजार कर रहे हैं आप लोग का आंसर का, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आप पूछेगा आपके एग्जाम में कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है मतलब, तो खेल से देखिए सबसे पहले कैसा कैसा प्रश्न बनता है वो हम आपको क्लियर कर देते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका हो जाएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपको क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन का, ये तो हम ही बता रहे हैं ना। 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है और आपके एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछेगा जैसे में देखिए अभी जो बताएंगे तो उसके बाद कहेंगे वाओ, आप कहेंगे देखिए इतना इंपॉर्टेंट आपको सवाल बता रहे हैं आप, मतलब उसको सुन कर कहेंगे वाओ क्या बात है, ऐसा सब आप कमेंट में बोलेंगे। देखिए जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका हम एक ट्रिक देते हैं, उसके बाद कहेंगे आप वाओ। इसका ट्रिक है HCF। इसका ट्रिक क्या है, HCF में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आप कहिएगा सर समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए हम कैसे समझाते हैं। एच का मतलब क्या हो गया, हॉकी। हॉकी में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। सी का मतलब क्या, क्रिकेट। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। एफ का मतलब क्या, फुटबॉल। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। अब समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए HCF मतलब हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तीनों में कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। शॉर्ट रूप में याद रखिएगा HCF 11, HCF 11। ठीक है, आगे चलिए सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल बताने वाले हैं। 8 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, तो काफी राइट आंसर दे रहे हैं, 8,848 मीटर आपका माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब आना चाहिए। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई आप लोग बताइए, 8,848, 8,848। अब ये पूछेगा माउंट एवरेस्ट कहाँ में है, माउंट एवरेस्ट कहाँ में है, कोई बच्चे बता सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, कहाँ जा रहा है भाई, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ में है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ में है, नेपाल में है। नेपाल में इसको हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो यही हम लोग माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। नेपाल में जो इसका नाम है वो क्या नाम है, सागर माथा नाम है। ठीक है, और यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूछेगा आपके एग्जाम में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। भारत का पूछेगा तो कंचनजंगा हो जाता, कौन सा हो जाता है, कंचनजंगा, या उसको हम लोग केटू भी एक होता है। ठीक है ना, केटू। तो याद रखिएगा अगला ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है, आगे आइए, एक मिनट। देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले मानव पर चांद कब भेजा गया था, सबसे पहले मानव पर चांद कब भेजा गया था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, सबसे पहले चांद कब भेजा गया था। उससे पहले किस, कौन सा देश सबसे पहले चांद पर मानव भेजा था, तो अमेरिका ने भेजा था। सबसे पहले कौन सा देश ने भेजा था, अमेरिका ने सबसे पहले मानव मानव को चांद पर भेजा था। और किस मिशन के तहत भेजा था, कौन सा वह मिशन था, तो अपोलो 11 था। अपोलो क्या था, 11, अपोलो 11 मिशन था, जिसके
के तहत चांद पर मानव को भेजा गया था और कब भेजा गया था, तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। पूरी डेट की बात करेंगे तो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले मानव को चांद पर भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि अमेरिका ने भेजा था और किस मिशन के तहत, अपोलो 11 के तहत भेजा था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छप सकता है, काफी इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा। दक्षिण भारत में सबसे पहले दक्षिण भारत के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण भारत के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग भी कमेंट में जवाब देते चलिएगा कि हाँ सर मेरा इतना प्रश्न सही हुआ। अगला नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, काफी इंपोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर एरिया के हिसाब से पूछ रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से हालांकि यहाँ पर टाइप नहीं किया गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रसिया यानी रूस विश्व का सबसे बड़ा देश के अंतर्गत आता है, वो भी क्षेत्रफल के हिसाब से, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अब जनसंख्या के पूछेगा तो ऐसे तो चीन आता था ना, अब अपना भारत देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश के अंतर्गत आने लगा है। ठीक है, ऐसे पहले 1-2 साल पीछे आपका चीन था, लेकिन अभी क्या हो गया? भारत ही हो गया है। ठीक है, आगे चलिए। इसका जवाब आप लोग को देना है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? 12 का जवाब का सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर आपका सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो याद रखिएगा 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य होता है वह कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 6 वर्षों के लिए वह चुना जाता है। ठीक है, 6 वर्षों के लिए वह चुना जाता है, याद रखिएगा 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, 6 वर्षों के लिए। ठीक है, अगर लोकसभा के पूछ देगा तो 5 वर्षों के लिए। लोकसभा के कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए। अगला नंबर आपका सवाल है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए, कोई बच्चे बता सकते हैं भारत के संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर 395 अनुच्छेद है। सब भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। और अनुसूची की बात करेंगे तो कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद की बात करेंगे 395 अनुच्छेद है। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है, किस वर्ष में, काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था? किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था? तो काफी सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को क्या हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेगा तो 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? व्हाट वाज द इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट? भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, जिसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को अंतरिक्ष में उसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना? और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपका क्लास होता है, एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो या जो भी एग्जाम रहता है, वो सभी का क्लास वहां पर चलता है, तो आप वहां को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आ गया। ये भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात है। अब ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? नह कालिकाई जलप्रपात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नह कालिकाई जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए।
नमामि गंगे योजना किस सरकार ने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, नमामि गंगे योजना आपका किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 20 नंबर, हाँ 19 नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज नासा ए हेड क्वार्टर लोकेटेड? नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या था? गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा उसको हम लोग भागीरथी के नाम से गंगा नदी को जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 21 नंबर आपका सवाल है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? कोई बता सकता है? बोमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में WC बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WC बनर्जी भी कहते हैं। हालांकि यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर गलत हम लोग काट देते हैं। आपका बोमेश चंद्र बनर्जी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। अगर आपके एग्जाम में पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, आगे आइए। 22 नंबर आपका सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सा आपका हो जाएगा? कोई बच्चे बता सकते हैं? सिंधु नदी। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। आपका क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है? किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है? तो वो आपका सिक्किम में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा? सिक्किम में। जो सिक्किम में कौन सा है? तो याद रखिएगा कंचनजंगा पर्वत स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, आगे चलिए। आपका अगला सवाल है, असम राइफल्स। असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ था? असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1835 ईस्वी में असम राइफल्स का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। असम राइफल्स का स्थापना कब? 1835 ईस्वी में असम राइफल्स का स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? तो मुंबई में बना था, याद रखिएगा मुंबई में भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना था। ठीक है, आगे आइए। इसका जवाब आप लोग को देना है, 26 नंबर का सवाल का जवाब आप लोग को देना है। ठीक है, आगे आइए। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, जो कि 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करेगा तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ठीक है, आगे चलिए। तामपत्र पर लिखने की कला का नाम क्या है? तो उसका ताम्र लेखन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ताम्र लेखन कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा वह मौर्य वंश का संस्थापक था। वह क्या था? मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए। 30 नंबर आपका सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। आंग लोम्पो के द्वारा तिब्बत की मुक्ति का अभियान कब आंग लोम्पो के द्वारा तिब्बत की मुक्ति का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1959 ईस्वी में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर आपका सवाल है, विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके शासन काल में स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका धर्मपाल के शासन काल में स्थापित हुआ था। धर्मपाल के शासन काल में स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे आइए। 33 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी ने
दक्षिण भारत में अपार्थाइड खिलाफ आंदोलन कब किए थे? तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में। ठीक है, कब किए थे? 1893 ईस्वी में शुरू किए थे। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, 34 नंबर आपका सवाल है, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा जिसमें कांग्रेस विभाजन हुआ था तो ये सूरत में हुआ था। ठीक है, आगे आइए। विश्व धरोहर स्थल एलिफेंट गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ में स्थित है? मुंबई में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास अच्छा लगा। जो भी लगा आपको एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।